हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बाबू डीके सर क्लासेज में। आज हम 2024 का ये जीव विज्ञान का एक नया वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे पूरा जो है कॉपी फुल सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। आपको कहीं नहीं जाना है और 29 फरवरी को एकदम धुआं धुआं कर देंगे। 70 में से आप 68 लेके आएंगे। कितना बाबू? 68 नंबर की तैयारी। ये वायरल पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम एक एक क्वेश्चन हम टकरा देंगे। एक एक क्वेश्चन का बारीकी से यहाँ तैयारी करा रहे हैं। 29 फरवरी को एकदम धुआं धुआं करके आना है, तो ये पेपर जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। एक एक क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन हैं, सॉल्यूशन इस कॉपी पे, कैसे कॉपी लिखना है, सारी चीजें इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए बाबू। सबका आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं बाबू तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। आपको डेली यहाँ से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा। देख सकते हैं बाबू, सब लोग आपको देखने को मिलेगा 29 फरवरी को, ठीक है ना। 29 फरवरी को क्या मिलेगा? समय जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ऐसा ही पेपर आएगा आपका। और पूर्णांक जो रहेगा बाबू ये 70 नंबर का आएगा, ठीक है। और प्लस में 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से वो आपके कॉलेज से मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। 70 में 68 फोड़ने की तैयारी में लग गया हूं, और आप लोग को मेरे ही हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। जितना मैं करा रहा हूं आप लोग दोगुना मेहनत कीजिए मुझसे भी, ठीक है। चलिए, पहले नंबर कि नोट के प्रारंभ में 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, और निर्देश के सभी प्रश्न यानी कि सभी प्रश्नों को करना है। ये समझ में आ गया ना। करेगा आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर पुस्तकों की नामांकित रेखाओं, मतलब नामांकित चित्र जो होगा, रेखा चित्र, उसको बनाना है इसमें। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिया है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का। इसमें देखिए पहला जो प्रश्न पूछा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कैसे करना है प्यारे स्टूडेंट? जो पहला है, पहला का क दिया इसमें बाबू कि बीजाण का वह स्थान जहां बीजाण वृंत जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। इसमें चार चार विकल्प दिया रहेगा। आप यहाँ पे देखिए चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प को चूज करके तब सही से इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में भी लिखने नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में कॉपी में भी लिखना आपको बता ही देते हैं। सबसे पहले बीजाण का वह स्थान जहां बीजाण वृंत जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए माइक्रोपाइल, यहाँ पे निभाग दिया है, निभाग हाइलम, यहाँ पे देखिए अंड कोशिका। इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी कि निभाग जो है हाइलम होता है। क्योंकि मैं देखिए आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बीजाण होता है वो बीजाण का वह स्थान पूछा है जहाँ बीजाण जो है वृंत जुड़ा होता है। वहां पे वृंत क्या होता है बाबू? जुड़ा होता है, उसको कहते हैं नाभिक, यानी कि नाभिका हाइलम कहते हैं, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते रहिए एक एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पूछा है कि टीबी के टीके का नाम आता है। टीबी का जो टीका होता है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे देखिए बीसीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सबको लगभग तैयार है, क्या बोलते हैं उसको? बीसीजी बोला जाता है। पहला ही ऑप्शन सही है। अभी कॉपी में लिख के बताएंगे, पहले चारों विकल्प कर लिया जाए, ठीक है। इसके बाद ग नंबर देखिए, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में माना जाता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है पारिस्थितिकी, यहाँ पे अनुवांशिकी लिखा है। इसके बाद इधर चलेंगे तो यहाँ पे दो विकल्प इधर है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी, इसके बाद मानव विकास। तो किसको कहा जाता है बाबू? तो सब लोग जानते हैं कि भारत में जो रामदेव मिश्रा को किस विषय में अध्ययन के क्षेत्र के जनक माना जाता है, तो वो पारिस्थितिकी के। पहला ही विकल्प सत्य है। इसके बाद चलते हैं बाबू, यहाँ पे आइए, जो है चौथा नंबर विकल्प घ नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? किसमें होता है? चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी जीव में, इनमें से सभी में। तो यह होता है चौथा नंबर, यानी कि सब में होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है वो चिकित्सा में भी किया जाता है, किसानी में भी किया जाता है, परजीवी जीव में भी। तो समझ में आ गया, तीनों विकल्प सत्य, इसका मतलब चौथा विकल्प सत्य है। समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं कॉपी में कैसे लिखना है। इसके आगे हम सॉल्यूशन अभी बताएंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से बाबू सब लोग ध्यान से देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। पहला के क, पहला के ख, पहला के ग, पहला के घ, चार विकल्प है ना बबुआ। तो आप लोग क्या करिएगा ध्यान से, पहला के क कौन सा सही था? तीसरा सही था। और दूसरा के पहला के ख का कौन सा? पहला सही था। और ग का कौन सही था? पहला ही सही था। चलिए कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। पहला के क का तीसरा विकल्प सत्य था, नाभिका हाइलम, ठीक है, लिख लेंगे ना ऐसे। ख का भी पहला सही था, बीसीजी, ठीक है ना। ग का भी पहला सही था बाबू, पारिस्थितिकी हो जाएगा। इसके बाद घ का भी चौथा सही था, इनमें से सभी, ये विकल्प वाला था। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब लोग ध्यान से समझिए, एक एक क्वेश्चन आप सब लोग छाप के आना है 29 फरवरी को बाबू, ठीक है।
दूसरा के क पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है यानी कि निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य की उपस्थिति में तो उस समय कौन सी गैस निकलती है भाई, कौन सी गैस मुक्त होती है। आइए हम आपको यहाँ पे दूसरे नंबर का आंसर सटीक तरीके से कैसे लिख के आना है, ज्यादा भी नहीं लिखना है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न उत्तर संख्या 2 लिखिएगा ऐसे, और क नंबर में पूछा है ना, तो उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी बाबू, याद रखिएगा आप सभी लोग अच्छे से याद रखना, कौन सी गैस फॉलो होती है निकलती है बाबू, तो वो ऑक्सीजन निकलती है। समझ में आ गया ना, पूछ देगा अगर पेपर में कि अब प्रकाश संश्लेषण जब होता है पौधे में सूर्य की उपस्थिति में तो कौन सी गैस निकलती है बाबू, तो कौन सी, ऑक्सीजन गैस। समझ में आ गया। ख नंबर देखिए, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, कौन सा एंजाइम जो है तोड़ देता है। तो दूसरा के ख का यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ख नंबर की डीएनए अणु को विदलन एंजाइम, याद रखिए कौन सा एंजाइम बाबू, विदलन, ट्रिक से याद रखिएगा सब लोग, विदलन एंजाइम यानी एंडोन्यूक्लियस एवं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है। समझ में आ गया ना, इसी को बोलते हैं विदलन, दोनों को मिल करके। समझ में आ गया। एक एक प्रश्न को निचोड़ तरीके से तैयार कर लीजिए। जो भी प्यारे स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा अपना लाइक सपोर्ट करना बाबू, आप लोग के लिए इतना वर्ड कर रहे हैं, मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आप ही लोग को वीडियो डेली मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ग नंबर देखिए, दूसरा का, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे ग नंबर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ग नंबर की, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु पिता के लिंग गुणसूत्र जो होता है XY वही उत्तरदायी होते हैं। समझ में आ गया। एक एक लाइन में इसका आंसर दे दीजिएगा सटीक तरीके से। यहाँ पे घ नंबर देखिए, लीडिंग कोशिकाओं की क्या कार्य होता है, जो लीडिंग कोशिकाएं होती है बाबू, ये इसका क्या कार्य होता है, तो ये घ नंबर है ना। चलिए इधर लेके आते हैं इसको, घ नंबर में चलिए, यहाँ पे देखिए घ नंबर, लीडिंग कोशिकाओं का कार्य जो है टेस्टो यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करना यानी कि बाहर निकालना, यही इसका कार्य होता है। क्या बताएंगे कि लीडिंग कोशिकाओं का कार्य टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करना, यही कार्य है इसका। अब देखिए अंग नंबर, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, ये पूछा है कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। इसी तरीके से पेपर में आएगा, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये वाला, तो अच्छे से समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। अंग नंबर, जैव विविधता तप्त स्थल एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता, क्या होता है बाबू, पर्याप्त मात्रा मतलब एक बार अच्छे समझिए, हम समझा रहे हैं। जैव विविधता तप्त स्थल एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है, या इतना भी नहीं लिखेंगे तो शॉर्टकट में भी एक लाइन में भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे जैव विविधता तप्त स्थल एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर्याप्त मात्रा में मतलब काफी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे जैव विविधता तप्त स्थल एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर, और वह किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के कारण से संकट में आ गया। ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ज्यादा नहीं लिखिएगा। आप अगर नहीं याद है तो भी बना के भी लिख सकते हैं, उसके बारे में टू द पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। तो ये दूसरा के अंग तक हो गया ना। इसके बाद अब हम चलते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क नंबर लिखा है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का यानी केवल नामांकित चित्र बनाना है। इसमें केवल किसका नामांकित चित्र बनाना है, किसका बाबू, वाटसन तथा क्रिक, वाटसन और क्रिक के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है किस चीज, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल। तो इसको आप अच्छे से फिगर वाला थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं फिगर नहीं बना पाया हूं, आपको फिगर वाला मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। सभी जितने भी मोस्ट है ना, जितने भी फिगर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिगर वाला एक ही वीडियो में लेके आ रहे हैं सभी को। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आप लोग जितने भी फिगर्स वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहा है, उसका एक ही वीडियो में लेके आएंगे और बता देंगे कि हाँ उसको तैयार कर लीजिए, फिगर का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सुबह को लेके आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा या तीसरा का ख देखिए, क्या बोला गया इसमें कि किसी एक यौन संचारित, यहाँ पे क्या लिखा, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें एवं उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन करें, यानी कि उसके बारे में कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में लिखना है। तो किसी एक यौन, क्या है, यौन संचारित रोग का नाम लिखना है इसमें। चलिए ये तीसरा का ख देखिए ध्यान से, इधर हम लेके आ रहे हैं तीसरा के ख।
सब लोग अच्छे से समझ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए बाबू, टाइम थोड़ा कम है यही टाइम है जो कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके अच्छा स्कोर करेंगे, नहीं दोबारा टाइम मौका नहीं मिलेगा एक बार पेपर दे देने के बाद से, ठीक है। तो यही समय है आपके हाथ में, अच्छे से पढ़ लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे देखिए, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लो, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम बताना है, तब इसके बाद रोकथाम कैसे करेंगे इसके बारे में। तो देखिए उपदंश एक यौन संचारित रोग है। क्या है? उपदंश एक यौन संचारित रोग है। इसकी रोकथाम के लिए ये देखिए, अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध जो है नहीं बनाने चाहिए, यही है। समझ में आ गया? इसका मतलब कि उपदंश एक यौन संचारित रोग होता है। इसकी रोकथाम, इसको ठीक करना होगा तो इसको अनजान व्यक्ति जो आपका अनजान हो आपसे तथा उन व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए, जो शारीरिक संबंध को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए इस तरीके से, तब तो जाके ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो है इसमें ग नंबर टर्नर सिंड्रोम 45 गुणसूत्र जो होता है 44 + x, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है 47 गुणसूत्र जो कि 44 + xy होता है, इसको दिखाना है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे? तीसरा का ग है, यही है ना बाबू? देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे कॉपी में लिख के आना। बहुत सारे बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कैसे सर इसको लिखें कॉपी में। देखिए टर्नर सिंड्रोम जो गुणसूत्र होता है उसको पहले लिख लीजिए कि 45 गुणसूत्र है, 44 + xy, वही चीज उतार देना है। क्लाइनफेल्टर वाला जो होता है 47 गुणसूत्र 44 + xy, इसी तरीके से लिख देना है बस। ये किसी प्रश्न का उत्तर है, अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद जो है ख नंबर देखिए कि पौधे में दोहरा निषेचन क्या होता है और इसकी खोज किसने किया था। पौधे में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था? तो तीसरा का घ नंबर ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए बाबू। देखिए पौधे में दोहरा निषेचन के दौरान देखिए सिनगामी क्या है, सिनगामी और ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः युग्मनज और प्राथमिक देखिए एंडोस्पर्म यानी कि नाभिक का उत्पादन होता है। और इसकी खोज जो है नवासिन और गिरगनार्ड ने किया था। दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज भी किया था और इसके बारे में भी इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें तीसरा का अंग नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला इसमें कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। जो मेंडल ने पृथक्करण नियम दिया था बाबू, इसके नियम को क्या करना है, समझाना है कि कैसे पृथक्करण होता है। यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा का अंग नंबर मेंडल के पृथक्करण के नियम जो है, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति दो पौधे या जनकों के बीच संकरण, यहाँ पे क्या कराया जाता है बबुआ, संकरण। ध्यान दीजिएगा, सब लोग अच्छे से पढ़िए कि संकरण कराया जाता है तो इनकी F1 पीढ़ी में क्या होता है कि संकरण पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण को ही प्रकट करते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि 4 के क में कि जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। ये प्रश्न इस बार आने का चांस है बाबू, बढ़िया से पढ़ लेना कि जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे चले हैं। क्या बोला है कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 का हेडिंग लगाएंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट इसका आंसर। क्या लिखेंगे 4 का क कि जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है। क्या है बाबू? एक प्रकार का जीव है जैव उर्वरक, जो मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है ना, मृदा की पोषक गुणवत्ता को क्या करता है, जो पोषक होता है पौधों को बढ़ाने में मदद करता है, उसकी गुणवत्ता को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और जैव उर्वरकता का मुख्य स्रोत कवक होता है, जीवाणु तथा राइनो बैक्टीरिया होते हैं। समझ में आ गया ना? और दूसरे जीवाणु जो यहाँ पे देखिए एंजियोस्पाइलिशियम तथा एंजियोबैक्टर भी वायुमंडल और नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। धान के खेत में देखिए साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। इसी तरीके से आपको ज्यादा नहीं एग्जाम्पल भी देते हुए थोड़ा सा लिख देना है। समझ में आ गया ना? इसके बाद चलेंगे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 4 के ख नंबर पे निम्नलिखित पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, जिसे सहभोजिता। इसके बाद दूसरा है अंतर जातीय
प्रजीविता यानी कि प्रतिजीविता इसी को बोलते हैं। तो दोनों पे टिप्पणी लिखना है, एक सहभोजिता पे, एक अंतरजातीय प्रजीविता पे लिखना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले 4 के ख में आ गए हैं ना बबुआ, क्या लिखेंगे? सहभोजिता। क्या लिखेंगे? सहभोजिता। सहभोजिता अलग अलग जाति के ही, क्या लिखेंगे? अलग अलग जाति के ही जीवों में ऐसा आपसी सहजीवित जीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरी से लाभ हो लेकिन दूसरी जाति को पहली से न हो। तो यहाँ पे लिखेंगे न हो तो, फिर आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, न हो तो कोई लाभ हो, कोई लाभ हो तो कोई लाभ हो और न हो कोई भी हानि न हो। मतलब इस तरीके से इसमें लिखना होगा, बढ़िया से समझ के लिखिएगा। ये आपको सहभोजिता का टिप्पणी लिखना था, इसमें अंतरजातीय परजीविता पे लिखना है। चलिए इसको भी समझ लीजिए, क्या लिखेंगे? अंतरजातीय परजीविता, ये आपको टिप्पणी नंबर 2 है। इसमें क्या लिखेंगे बाबू? ये वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव या पौधे पर रहते हैं, क्या रहते हैं? आश्रित भी कह सकते हैं, और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इस तरह के संबंध को परजीविता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चूहा जो होता है ना, अपना खुद का बिल बनाता है, और जो सर्प होता है सांप, वो उस चूहे के बिल में भी रहता है और चूहे को भी खा जाता है। तो उसी को बोलते हैं अंतरजातीय परजीविता। ठीक है बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग अंतरजातीय परजीविता पर टिप्पणी लिखने के लिए बोले तो लिख दीजिएगा, ये वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव या पौधे पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इस तरह के जो संबंध को क्या बोलते हैं? परजीविता बोलते हैं। समझ में आ गया? अगला प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए, एक्सकैरिस्ता क्या है? एक्सकैरिस्ता क्या है और इसके बचाव व उपचार का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। क्या लिखेंगे? अंतः परजीवी। क्या लिखेंगे बाबू? अंतः परजीवी एस्कोरिस से एक्सकेरिस्ता नामक रोग होता है। क्या होता है कि देखिए, अंतः परजीविता जो होता है एक्सोरिस से क्या होता है? एक्सकोरिस्ता नामक एक रोग होता है। अब देखिए, आंतरिक रक्त, क्या बोलेंगे? अंदर का जो खून होता है आंतरिक, इसको आंतरिक बोलेंगे, आंतरिक रक्त स्त्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, यहाँ पर आरक्ता और आंत जो होता है आंत का अवरोधन इस रोग के लक्षण से होता है। समझ में आ गया? इतना ही ज्यादा नहीं लिखना इसमें। इसके बाद जो है अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घ नंबर क्या है? इसमें घ नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है बाबू? अनिषेक जनन। क्या है? अनिषेक जनन को परिभाषित करिए और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ये देखिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पेपर में इसको छाप देना है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन आपको अच्छे से इसको तैयार करके ही जाना पड़ेगा बाबू, ठीक है? क्या बोला इसमें कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि। चलिए इधर थोड़ा समय बताने की कोशिश करता हूं। अनिषेक जनन पहले ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे? अनिषेक जनन क्या है? इसमें अनिषेक जनन निषेचन के बिना अंडाणु से वृद्धि और विभाजन द्वारा वयस्क का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। एक बार फिर से समझिए इसको, अनिषेक जनन क्या है? कि अनिषेक जनन यानी कि अनिषेक जनन निषेचन के बिना अंडाणु से वृद्धि और विभाजन यानी कि वृद्धि भी होगा और बंटवारा भी होगा के द्वारा वयस्क का निर्माण होता है। ठीक है ना? होना क्या बोलते हैं उसको? अनिषेक जनन कहलाता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण क्रिया विधि पूछा है, तो इसको थोड़ा प्रोसेस जो है आगे बढ़ा के लंबा विधि है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आप लोग का पेपर जो है 29 मार्च को 29 फरवरी, मैं मार्च बार बार बोल दे रहा हूँ बट अब फरवरी में है ना भाई, तो 29 फरवरी को अच्छे से इस पेपर के सॉल्यूशन करके जाना है आपको। अच्छे से करके जाएंगे तो एकदम फोड़ के आएंगे। अब देखिए ये वाला मधुमक्खी में लिंग निर्धारण आप लोग पढ़ लीजिए, पेपर का एनालिसिस कर देता हूँ। अगर कहेंगे कि सर इसका पूरा सोल्यूशन 5 नंबर से लाइए ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके कहिएगा कि सर लाइए। अभी थोड़ा एनालिसिस कर दो, पूरा 9 तक प्रश्न है, समझिए। 5 का कैसा पूछेगा? अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग को लिखिए। देख रहे हैं ना? एक ख नंबर देखिए 5 का ख कि डीएनए और आरएनए में कोई अंतर बताइए, यानी अंतर भी पूछेगा। हमने आज ही वीडियो में बता दिया डीएनए और आरएनए का, और उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, जाकर छाप लेना उसको भी।
मानव इंसुलिन पर एक टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा, मानव इंसुलिन पे यानी पेपर में टिप्पणी भी लिखने के लिए पूछेगा बाबू। इसके बाद देखिए 5 के घ पे मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का केवल स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। यानी मलेरिया जो परजीवी होता है इसके जीवन जो चक्र होता है बाबू उसके स्वच्छ नामांकित चित्र बना देना है। बस समझ में आ गया। इसके बाद जो है 6 नंबर क्या है, मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। मेंडल का जो योगदान होता है उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिख के दिखाना है। ठीक है बाबू। इसके बाद जो है यहाँ पे ख नंबर कि निम्नलिखित के बीच अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। क्या है, समष्टि और समुदाय पे आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद जो है सेंट्रल डोगमा पे आपको अच्छे से लिख के दिखाना है। बढ़िया से पढ़ के जाइएगा प्यारे स्टूडेंट, एकदम छाप के धुआं धुआं उड़ा देंगे। ग नंबर देखिएगा, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है पीसीआर बोलते हैं इसको, को संक्षिप्त में लिखना होगा। अच्छे से पीसीआर को पढ़ के जाना, 100% पीसीआर वाला पूछेगा इस बार। बढ़िया से पढ़ लेना बाबू, सब लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो है 6 नंबर का घ कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जैसे कि बहुभ्रूणता क्या होता है इसके बारे में टिप्पणी लिखना है, और यहाँ पे दूसरा है फल का निर्माण कैसे होता है इस पर टिप्पणी लिखना है। अच्छे से पढ़ लेना। बायोलॉजी थोड़ा मतलब उतना हार्ड नहीं है, बस चित्र वाला थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ठीक है। देखिए मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये देखिए नर जनन तंत्र जो है ना मनुष्य का, उसका नर जनन तंत्र का यहाँ पे फिगर बनाने के लिए पूछ दिया है। ठीक है। यहाँ पे लिखा निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जैसे कि अथवा में भी दिया है टिप्पणी, यानी प्लेसेंटा निर्माण पे टिप्पणी लिख सकते हैं, रेड डाटा बुक पे भी लिख सकते हैं। इसमें से उस पे उसको फिगर बना लीजिए या टिप्पणी लिख लीजिए, जो इजी लगे कर लेना। आगे चलते हैं बाबू। 8 नंबर जैव विविधता क्या है। जैव विविधता हर एक पेपर में पूछता है भाई, हर एक साल पूछता है। और इसके संरक्षण के लिए एक टिप्पणी भी लिखिए कि कैसे इसको बचाव किया जाए। यहाँ पे देखिए अथवा में भी दिया है कि अनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखिए, उसको कर लेना या नीचे वाला कर लेंगे। अथवा में दिया है इसको अनुवांशिक कूट पे निबंध लिखने के लिए। आखिरी क्वेश्चन जो होगा पेपर का वो 9 नंबर होगा। क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, 9 नंबर। ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए काफी हार्ड वर्क के साथ सॉल्यूशन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा सेट का। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखना है। क्या लिखना है बाबू, निबंध लिखिएगा, या अथवा में भी दिया रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इसके विभिन्न उपयोगों का यहाँ पे वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोनों का परिभाषा अच्छे से पढ़ लेना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका और जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिख के, इसमें एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछ दिया है। इसके विभिन्न उपयोग को कैसे मतलब वर्णन करेंगे, इसको पढ़ लेना। देखिए इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है हम सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, और आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।